5वीं 6ठी शताब्दी में, यानी आज के लगभग 1500 वर्ष पूर्व। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मानव समाज और संसाधन कितने उन्नत रहे होंगे? और यदि आपसे कहा जाए कि उस समय आज के उन्नत संसाधनों के बिना भी किसी व्यक्ति को सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ग्रहों की सूर्य से दूरी, पृथ्वी का परिधीय मान 1 सौर वर्ष में दिन, पाई का 4 अंकों तक सटीक आसन मान और दशमलव प्रणाली जैसी चीजों की लगभग बिल्कुल सटीक जानकारी थी, तो क्या आपको यह जानकर हैरानी नहीं होती? किंतु यह सत्य है। जी हाँ, यहाँ हम बात कर रहे हैं महान भारतीय ज्योतिषविद और गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट के बारे में। यूं तो भारत में भास्कराचार्य, बौधायन, बुद्धगुप्त जैसे और भी ज्योतिषविद और गणितज्ञ हुए हैं, किंतु आर्यभट्ट इन सब में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आर्यभट्ट अपने जन्म के विषय में स्पष्ट सूचना देने वाले प्रथम वैज्ञानिक थे। उनके दिए तथ्यानुसार उनका जन्म 476 ईस्वी में हुआ था, लेकिन उनका जन्म स्थान विवादास्पद है और उससे जुड़ी 2 मान्यताएं प्रमुख हैं। एक के अनुसार अपने मत पर अस्म अर्थात चट्टान की तरह अडिग रहने और महाराष्ट्र के अस्मक जनपद में पैदा होने के कारण लोग उन्हें अस्मकाचार्य भी कहते थे, यानी वे महाराष्ट्र के अस्मक प्रदेश में जन्मे थे। और दूसरे मतानुसार आर्यभट्ट की पुस्तक आर्यभट्टीय में उन्होंने अपना जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुरा में लिखा है, जिस पर भास्कर प्रथम ने एक टीका भी लिखी है और बताया है कि पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहा जाता था। इस मतानुसार उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। जन्म स्थान चाहे जो भी हो, किंतु इसके साक्ष्य हैं कि वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने जीवन के किसी समय कुसुमपुरा अवश्य ही गए थे और वहां रहे भी थे। उन्होंने अपने विषय में बहुत ही कम जानकारी दी है। एक जगह पर उन्होंने लिखा है कि जब मैं यह पुस्तक लिख रहा हूँ तो कलयुग के 3600 वर्ष बीत चुके हैं और मैं अभी 23 वर्ष का हूँ। यानी कि जब उन्होंने आर्यभट्टीय पुस्तक लिखी उस समय वह 23 वर्ष के थे। बाकी उनके माता पिता, भाई बहन या वैवाहिक जीवन से जुड़ी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। वे भारत के साहित्य का स्वर्णिम युग कहे जाने वाले गुप्त साम्राज्य के दौरान राजा विक्रमादित्य द्वितीय के समकालीन थे। प्राचीन भारतीय शिक्षा पद्धति के अनुसार उन्हें पढ़ने हेतु गुरुकुल भेजा गया था। यूं तो वे हर विषय में बहुत ही मेधावी विद्यार्थी थे, किंतु गणित उनका प्रिय विषय था। इसके साथ साथ आकाश में दिखने वाले विभिन्न आकार प्रकार के नक्षत्रों, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी की गति आदि के विषयों के बारे में जानने को वो इतने उत्सुक रहते थे कि उन्हें लगने लगा था कि आकाश और तारामंडल के विषय में हमारे पूर्वजों ने जो कहा है उसके प्रायोगिक अध्ययन और पुष्टि करने की आवश्यकता है। अपनी इन्हीं जिज्ञासाओं को जानने और समझने के लिए वे उच्च शिक्षा हेतु गुरुकुल से पाटलिपुत्र जाने की अनुमति लेकर ज्ञानार्जन की राह पर निकल पड़े और शुरू हुआ उनका आर्यभट्ट से महान आचार्य आर्यभट्ट बनने का सफर। पाटलिपुत्र उस समय शिक्षा एवं ज्ञान का केंद्र था, जो कि ज्योतिष विद्या के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था। वहां मौजूद उस दौर के विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आर्यभट्ट ने न सिर्फ शिक्षा प्राप्त की, वरन अपने प्रयोगों एवं खोजों में पूरी मेहनत और लगन से लगे रहे। अपने युग से आगे की सोच और तेज बुद्धि का परिचय उन्होंने मात्र 23 वर्ष की उम्र में आर्यभट्ट नामक ग्रंथ की रचना करके दिया। यह आपको भी जानकर हैरानी होगी कि उस दौर में इन असंभव सी लगने वाली खोजों को बिना आज के उन्नत साधनों के आखिर कैसे उन्होंने संभव कर दिखाया। उनकी पुस्तक आर्यभट्टीय को जानना आपको अवश्य ही बहुत रोचक लगेगा। इस पुस्तक की रचना उन्होंने संस्कृत भाषा में पद शैली अर्थात गीत के रूप में गाकर पढ़ने वाले पदों के रूप में की है। संस्कृत भाषा में लिखित इस पुस्तक में गणित एवं खगोल विज्ञान से संबंधित कुल 121 श्लोक हैं, जिसमें 108 छंद एवं 13 अतिरिक्त परिचयात्मक छंद है। प्रत्येक श्लोक 2 पंक्ति का है, यानी पूरे ग्रंथ में मात्र 242 पंक्तियां हैं और यह पुस्तक 4 भागों में विभक्त है: गीतिका पद, गणित पद, काल क्रिया पद और गोल पद। यह पुस्तक हमें ज्यादातर खगोल शास्त्र और गोलीय त्रिकोणमिति से संबंधित जानकारी देती है। इस पुस्तक के द्वितीय भाग गणित में 33 श्लोक हैं, जिसमें अंक गणित, बीज गणित और त्रिकोणमिति के 33 नियम बताए गए हैं।
आर्यभट्ट बीजगणित या अलजेब्रा का प्रयोग गणित में करने वाले पहले व्यक्ति थे। बीजगणित में सबसे पुराना ग्रंथ आर्यभट्ट का ही है। इवन उन्होंने ही सबसे पहले साइन के कोष्टक भी दिए थे। त्रिकोणमिति और समीकरणों के अतिरिक्त वर्ग, वर्गमूल, घनमूल, क्षेत्रफलों, घनफलों एवं समानांतर श्रेणी आदि से संबंधित नियम भी इस पुस्तक में प्रस्तुत किए गए हैं। उन्होंने ही अनिर्धारित समय अर्थात इंडिटरमिनेट इक्वेशन की हल पद्धति जैसे ax b y c पूरी दुनिया को दी। उन्होंने पाई का मान 4 अंकों तक 3.1416 सर्वप्रथम बिल्कुल सटीक बताया था। आर्यभट्ट के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने जीरो अर्थात शून्य की खोज की, किंतु वास्तव में उन्होंने दशमलव प्रणाली 10 के बाद 11 शून्यों को शब्दों में लिखने का एक नया तरीका उत्पन्न किया था। इसका एक बड़ा कारण अपनी पुस्तक को कविता की भाषा में लिखना था। इस प्रकार स्पष्ट है कि आर्यभट्ट ने शून्य को दर्शाने के लिए किसी प्रतीक का प्रयोग नहीं किया था, किंतु गणितज्ञ ऐसा मानते हैं कि 10 की घात के लिए एक स्थान धारक के रूप में शून्य का ज्ञान आर्यभट्ट की स्थान मूल्य अंक प्रणाली में निहित था। और पुस्तक में खगोल शास्त्र के विषय में तो उनकी जानकारी अद्वितीय है। खगोल शास्त्र के सूत्र हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। वैदिक काल में भी कई खगोल शास्त्री हुए हैं जिनके ज्ञान को ही बाद के वैज्ञानिकों ने आगे बढ़ाया, लेकिन आर्यभट्ट ने अपने समय तक प्रचलित सभी मान्यताओं से अलग हटकर मत दिया। अपनी पुस्तक आर्यभट्टीय के भागगोल में उन्होंने माना कि पृथ्वी गोल है और स्वयं अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हुए सूर्य की परिक्रमा करती है, जबकि पहले माना जाता था कि पृथ्वी स्थिर है और सूर्य, तारे तथा अन्य ग्रह उसके चारों ओर घूमते हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने माना कि सौर मंडल के केंद्र में सूर्य है, न कि पृथ्वी, और पृथ्वी एवं बाकी अन्य सभी ग्रह सौर मंडल में सूर्य की परिक्रमा करते हैं। आगे वे अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण ही रात और दिन होते हैं। इसी तरह अन्य ग्रह भी स्वयं अपनी धुरी पर घूमते हैं, जिसके कारण सूर्य और चंद्र ग्रहण होते हैं। उससे पहले हिंदू मान्यताएं प्रचलित थी कि राक्षस राहु जब चंद्रमा को निगल जाता है तब सूर्य और चंद्र ग्रहण होता है, लेकिन आर्यभट्ट ने बताया कि चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है और वह सूर्य के भी चारों ओर चक्कर लगाता है, और जब चंद्रमा घूमते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी घूमते हुए सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने के कारण चंद्र ग्रहण होता है। सौर मंडल से जुड़ी ऐसी ही जानकारी आर्यभट्ट के 1000 वर्ष बाद निकोलस कोपरनिकस ने भी दी है। लेकिन अब आप जान चुके हैं कि सौर मंडल की वास्तविक जानकारी सबसे पहले देने का श्रेय किसे जाता है, लेकिन इन बातों का उस समय उनके साथियों और शिष्यों तक ने विश्वास नहीं किया था। लेकिन आर्यभट्ट अंधानुकरण के बजाय प्रयोग कर सिद्ध करने में विश्वास करते थे, और उसके बाद के गणितज्ञों और ज्योतिषविदों ने आर्यभट्ट के ज्ञान को ही आगे बढ़ाया। आर्यभट्ट ने न सिर्फ सूर्य और चंद्र ग्रहण के बारे में बताया, बल्कि ग्रहण निकालने और ग्रहण कितने समय तक रहेगा यह जानने का फॉर्मूला भी इजाद किया। आर्यभट्ट ने ब्रह्मांड को अनादि अनंत माना। प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पंच तत्वों अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी तथा आकाश को सृष्टि का सर्जन माना, परंतु आर्यभट्ट ने आकाश को तत्व नहीं माना। आर्यभट्ट ने सूर्य से विविध ग्रहों की दूरी के विषय में भी बताया, जो कि आज के माप से लगभग बिल्कुल मिलता जुलता है। आर्यभट्ट के अनुसार पृथ्वी का परिधीय मान 39,968.0582 किलोमीटर है, जो कि इसके वास्तविक मान 40,075.0167 किलोमीटर से केवल 0.2% ही कम है। बुध अर्थात मरकरी की सूर्य से दूरी आर्यभट्ट ने 0.375 AU अर्थात एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बताई, जिसको वर्तमान में 0.387 AU माना गया है। शुक्र अर्थात वीनस की सूर्य से आर्यभट्ट ने दूरी 0.725 AU बताई, और वर्तमान में मानी गई दूरी 0.723 AU है।
मंगल अर्थात मार्स की सूर्य से आर्यभट्टीय दूरी 1.538 AU बताई, जो कि वर्तमान में इसकी मानी गई दूरी 1.523 AU है। बृहस्पति अर्थात जुपिटर की सूर्य से आर्यभट्टीय दूरी 4.16 AU बताई और वर्तमान में मानी गई दूरी 4.20 AU है। शनि अर्थात सैटर्न की सूर्य से आर्यभट्टीय दूरी 9.41 AU थी और वर्तमान में यह 9.54 AU मानी गई है। आर्यभट्ट ने तारों की मदद से पृथ्वी के घूमने की गति को मापकर बताया था कि एक दिन की लंबाई 23 घंटे 56 मिनट 4.1 सेकंड है, जो कि वर्तमान समय से केवल 0.86 सेकंड कम है। उन्होंने एक सौर वर्ष 365.25868 दिन का बताया, जो कि वर्तमान सौर वर्ष 365.25636 के लगभग बराबर है। चांद के पृथ्वी के इर्द गिर्द चक्र लगाने के समय को आर्यभट्ट ने 27.32167 दिन बताया, जो कि आधुनिक गणना 27.32166 के लगभग बराबर है। आर्यभट्ट की खोजों के इस सफर ने आपको कितना रोमांचित किया, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन रुकिए, अभी आपको ये भी जानना बाकी है कि आर्यभट्ट ने एटमॉस्फेयर अर्थात वायुमंडल की ऊंचाई 80 किलोमीटर तक बताई थी, जो कि वास्तव में 1600 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन 99% हिस्सा 80 किलोमीटर की सीमा तक ही सीमित है। कहा जाता है कि उनकी इसी पुस्तक आर्यभट्टीय से प्रभावित होकर राजा बुद्धगुप्त ने उनको नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति अर्थात हेड या प्रिंसिपल बना दिया था। वृद्धावस्था में आर्यभट्ट ने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक एक और पुस्तक लिखी। यह पुस्तक दैनिक खगोलीय गणना और अनुष्ठानों के लिए शुभ मुहूर्त निश्चित करने के काम आती थी। आज भी पंचांग बनाने के लिए आर्यभट्ट की खगोलीय गणनाओं का उपयोग किया जाता है। उनके बारे में अधिकांश जानकारी उनके समकालीन वराहमिहिर के लेखनों एवं बाद के गणितज्ञों एवं टिप्पणीकारों से मिलती है। आर्यभट्ट सिद्धांत में उपलब्ध जानकारी के आधार पर प्रतीत होता ही उनके कार्य पुराने सूर्य सिद्धांत पर आधारित है। उन्होंने दिन को सूर्योदय की अपेक्षा इसमें मध्य रात्रि दिवस गणना के हिसाब से माना। इस ग्रंथ में ढेर सारे खगोलीय उपकरणों का भी वर्णन किया गया है, जिसमें शंकु यंत्र, छाया यंत्र, सूर्य धनुर यंत्र, चक्र यंत्र, एक बेलनाकार छड़ी, स्टील यंत्र, छत्र यंत्र और जल घड़ियां आदि मुख्य यंत्र है। आर्यभट्ट के बौलिक सिद्धांत, रोमक सिद्धांत और सूर्य सिद्धांत बहुत प्रसिद्ध है। इस प्रकार संस्कृत भाषा में उन्होंने 3 ग्रंथों की रचना की, जिनके नाम हैं 10 गीतिका, आर्यभट्टीय और तंत्र, जिनमें आर्यभट्टीय उनका सबसे लोकप्रिय ग्रंथ रहा है। कुछ विद्वान इनके ग्रंथों की संख्या 4 बताते हैं। उनके अनुसार उन्होंने आर्यभट्ट सिद्धांत नामक एक अन्य ग्रंथ की भी रचना की थी। वर्तमान में इस ग्रंथ के केवल 34 श्लोक ही उपलब्ध हैं। इतना उपयोगी ग्रंथ लुप्त कैसे हो गया, इसके बारे में विद्वानों के पास कोई निश्चित जानकारी नहीं है। इनके द्वारा कृत एक अन्य ग्रंथ भी अरबी अनुवाद के रूप में अस्तित्व में है। यह ग्रंथ अल नफ्व या अल नन्फ आर्यभट्ट के ग्रंथ का अनुवाद के रूप में दावा प्रस्तुत करता है, परंतु इसका वास्तविक संस्कृत नाम अज्ञात है। यह फारसी विद्वान और इतिहासकार अबू रिहान अल बरूनी द्वारा लिखा गया है। आर्यभट्ट का निधन 74 वर्ष की आयु में सन 550 ईस्वी में हुआ, लेकिन उनके जीवन की अंतिम अवधि और ठिकाने का सटीक स्थान अभी भी दुनिया के लिए अज्ञात है। दोस्तों, विद्यार्थी कई बार आर्यभट्ट और आर्यभट्ट द्वितीय में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि ज्योतिष और महासिद्धांत नामक ग्रंथ आर्यभट्ट द्वितीय ने लिखे थे, आर्यभट्ट ने नहीं। आर्यभट्ट द्वितीय लगभग 875 ईस्वी सन में आर्यभट्ट के बाद के गणितज्ञ और ज्योतिषविद थे। उन्हें लघु आर्यभट्ट भी कहा जाता है। गणित और खगोल के क्षेत्र में आर्यभट्ट के महान योगदान की स्मृति में ही भारत में पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया था। भारतीय अंतरिक्ष प्रोग्राम के जनक डॉक्टर विक्रम साराभाई के प्रयासों से यू आर राव के नेतृत्व में इसरो ने भारत में
इसरो ने भारत के प्रथम स्वदेशी उपग्रह का निर्माण किया और उसके नामकरण के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के सामने 3 नामों का प्रस्ताव रखा गया, जो थे मैत्री, जवाहर और आर्यभट्ट। प्रधानमंत्री ने बाकी 2 नामों को अस्वीकार करते हुए भारत के इस महान खगोल शास्त्री आर्यभट्ट का नाम स्वीकार किया और 19 अप्रैल 1975 को भारत के इस प्रथम उपग्रह को अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया। इस प्रकार उपग्रह आर्यभट्ट भारत के अंतरिक्ष प्रोग्राम का पहला कदम था और इसके बाद, जैसा कि आप जानते हैं, अब यह सफर चांद और मंगल तक जा पहुंचा है। इसके अलावा भी उनके सम्मान में उत्तराखंड के नैनीताल में एक वैज्ञानिक संस्था का नाम आर्यभट्ट प्रेक्षण अनुसंधान संस्थान रखा गया है। भारतीय डाक विभाग ने उन पर विशेष टिकट भी जारी किया। साल 2012 को भारत सरकार ने आर्यभट्ट वर्ष के रूप में मनाया और चांद पर आधारित एक बड़े गड्ढे का नाम भी आर्यभट्ट रखा गया है। साल 1976 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को ने भी आर्यभट्ट की 1500वीं जयंती मनाई थी। आर्यभट्ट ने स्वयं अपने विषय में बहुत कम जानकारी दी है। कितने महान थे आर्यभट्ट, जो मानते थे कि रचना महान होती है, रचनाकार नहीं। इसलिए अपना संपूर्ण परिचय उन्होंने अपनी रचनाओं से दिया।